सरस्वती विद्या मंदिर ममरी खीरी, इसके माध्यम से आज हम सब काव्य के भेद के बारे में जानकारी देंगे और इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमको पहले से पता है कि काव्य एक ऐसी विधा है जिसके लिए कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वह जो रसात्मक है और जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे हम काव्य कहते हैं। तो काव्य के तो दो मुख्य भेद होते हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर अर्थात काव्य का स्वरूप कैसा है, तो इसके आधार पर इसके फिर तो भेद हो जाते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य का अर्थ होता है सुनने योग्य और दृश्य का अर्थ होता है देखने योग्य। जिस काव्य को सुन करके आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और जिसको देख करके आनंद की अनुभूति होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक है, एकांकी है, और जो भी रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाने वाले जो होते हैं वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसकी विधाएं अलग होती हैं, वो दूसरा विषय हो जाता है। हमको श्रव्य काव्य के अंतर्गत रहना है। तो श्रव्य काव्य इसके भी दो भेद कर लिए जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का अर्थ होता है कि जिस काव्य रचना के लिए प्रबंध किया जाता है, अर्थात कहानी, लंबी कहानी और जो इतिहास इत्यादि के लिए जो प्रबंध किया जाता है वो प्रबंध काव्य होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य के बारे में कहा गया है कि जिसमें सर्गबद्धता होती है और जिसमें एक नायक होता है और उसमें धारावाहिकता होती है, वो महाकाव्य होता है। खंड काव्य यह भी महाकाव्य जैसा ही होता है। इसमें भी एक कहानी होती है, एक कथा होती है, इसमें भी एक नायक होता है, नायक का चरित्र चित्रण होता है। लेकिन महाकाव्य और खंड काव्य में थोड़ा अंतर होता है। महाकाव्य किसी नायक का पूरा जीवन वृत्त होता है, जबकि खंड काव्य में किसी नायक के जीवन के किसी एक अंश विशेष को लेकर के और उसके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। तो ये तो हो गया प्रबंध काव्य। अब हम बात करते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक का अर्थ होता है मुक्त, अर्थात प्रत्येक पद एक दूसरे से पूर्णतया मुक्त होता है। इसमें धारावाहिकता नहीं होती है। प्रबंध काव्य में धारावाहिकता होती है, प्रत्येक कड़ी एक में जुड़ी होती है, प्रत्येक कविता और प्रत्येक छंद एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अगर उसको एक निकाल लिया जाए तो अपूर्ण जैसा लगने लगता है, लेकिन मुक्तक में ऐसा नहीं है। मुक्तक में प्रत्येक पद अपने में पूर्ण होता है और एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। फिर इसके भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक वह होता है जो मंच पर कवि के द्वारा सुनाया जाता है, काव्य पाठ किया जाता है, जिसको सुन करके रसासिक्त हो करके और जो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, वो पाठ्य मुक्तक होता है। गेय मुक्तक वह मुक्तक होता है, गेय मुक्तक को साधारण भाषा में हम गीत कहते हैं, जो गाया जाता है, जिसमें रागात्मकता होती है, जो वाद्य यंत्रों के द्वारा या अन्य जिसमें तारत्व होता है और उसको सुन करके कर्णप्रिय होता है, वह गेय मुक्तक होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के गीत, जैसे फिल्मों में गीत गाए जाते हैं, तो वो गेय मुक्तक का उदाहरण की दृष्टि से महाकाव्य संस्कृत साहित्य की विधा जो हिंदी में अवतरित हुई है। संस्कृत में जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम है, उसी प्रकार हिंदी में रामचरितमानस है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है, पृथ्वीराज रासो है,
ये सब महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। खंड काव्य के उदाहरणों में जयद्रथ वध है, हल्दी घाटी है, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए, मेवाड़ मुकुट, इस प्रकार से खंड काव्य के उदाहरण हैं। पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और गेय मुक्तक के अंतर्गत जो सूरदास के पद हैं, मीरा के पद हैं, ये गेय मुक्तक के अच्छे उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा स्वरूप है काव्य का, जो दूसरा भेद है शैली के आधार पर, काव्य की विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं। तो शैलियों में इसके 3 भेद किए गए हैं, गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। गद्य काव्य की वह विधा होती है जिसमें भाव प्रधान नहीं होता है, अपितु विचार प्रधान होता है। इसमें चिंतन और जो रचना होती है वो छंदबद्धता से पूर्णतया मुक्त होती है, विचार प्रधान होती है। और पद्य वह होती है जो भाव प्रधान होती है, विचार प्रधान नहीं होती है, और इसमें छंदबद्धता होती है और इसमें गेयात्मकता होती है। और तीसरी विधा है चंपू काव्य। चंपू काव्य यह एक ऐसी विधा है जो गद्य और पद्य में मिश्रित होती है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य में सभी प्रकार के महाकाव्य, खंड काव्य और गाए जाने वाले सभी छंदों का जो संग्रह होता है, जो संकलन होता है, वो पद्य के अंतर्गत आता है। और तीसरा है चंपू काव्य। चंपू काव्य जो हमारा यशोधरा है, ये चंपू काव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो छात्रों, आज हम सब ने काव्य के भेद के बारे में जानकारी की है और इसके अन्य भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। प्रबंध काव्य, महाकाव्य, महाकाव्य कौन कौन से महाकाव्य हैं, खंड काव्य कौन कौन से खंड काव्य हैं। खंड काव्य भी कुछ बड़े खंड काव्य होते हैं, कुछ छोटे खंड काव्य होते हैं। महाकाव्य कुछ में अधिक सर्ग होते हैं, कुछ में कम सर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से ये काव्य का के भेद, इनका हम अध्ययन इस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।